सॉल्विंग पास्ट पेपर सीरीज स्पेसिमेन पेपर 2 का बी हम सॉल्व कर रहे हैं. We have a truth table in front of us. Consider the truth table. Draw the logic circuit to represent the given truth table. अच्छा, truth table दिया हुआ और कह रहा है उससे मुझे आप logic circuit को try जो है वो draw करके दिखाओ. So how to draw the circuit out of the logic truth table? देखो truth table से सबसे पहले आपको equation बनानी आनी चाहिए. ऐसा बच्चा जिसको truth table से equation बनानी आती है? Anyone? Yes, no, no, yes. Anybody? देखो truth table हमारे पास मौजूद है. इससे हमें क्या बनानी है? इक्वेशन. इक्वेशन के लिए आप सिर्फ देखोगे कि कहां पे आपके पास आउटपुट में 1 है. यहां पर 1 है, यहां पे 1 है. जहां पे आउटपुट में 1 होता है सिर्फ उसके लिए आप इक्वेशन को ड्रॉ करते हो. तो जब आप इक्वेशन को ड्रॉ करोगे तो सर्किट किस तरह का बनेगा? तो इसके लिए पहले हम इक्वेशन बनाते हैं. x 1 है, कहां पे 1 है? देखो 1 है जहां पे आपके पास a 1 है, e 0 है, c 0 है. ठीक है, तो इसको देखो मैं इस तरह से लिखूंगा. इसको मैं लिखूंगा a एंड b नॉट एंड c नॉट. आप सोच रहे होंगे कि मैंने b को नॉट और c को नॉट क्यों किया और a को नॉट क्यों नहीं किया? क्योंकि a 1 है और जो 0 होगा वो नॉट होगा. दैट इज द रूल. और ये तीनों इनपुट्स आपस में एंड होंगे. दैट इज द रूल. ठीक है, तो ये एक 1 के लिए जो इक्वेशन बनाओगे इस तरह से बनाओगे. अब ये वाला एक 1 बन गया और अब दूसरे वाले 1 के लिए इक्वेशन पुट कर रहे हैं. इसमें तो माशाल्लाह तीनों ही 1 है, तो सिंपली इसको हम लिख देंगे a एंड b एंड c. a एंड b एंड c. तो एक ऊपर वाला 1, एक नीचे वाला 1. सबको समझ में आ रहा है? तो ट्रूथ टेबल से इक्वेशन बनाना इतना आसान है. जहां पे 1 होगा वहां पे नॉट नहीं होगा, जहां पे 0 होगा वहां पे नॉट होगा. सो we are done with this. Now we need to draw the circuit out of the equation. You people are always good in this already. इसके अंदर आप लोग already अच्छे हो. A and B not and C not. तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि ये वाला पार्ट पहले बना लेते हैं. B और C के in between. ठीक है, A नॉट. अगर हम इस इक्वेशन को बनाने के लिए जा रहे हैं, पहले हम इस वाले ब्रैकेट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं और फिर नीचे वाले ब्रैकेट पार्ट को सॉल्व करेंगे. इस वाले ब्रैकेट पार्ट को सॉल्व करने के लिए भी हम क्या करेंगे कि पहले इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं. बी नॉट एंड सी नॉट. तो बीच में यहाँ पे हमारे पास एक एंड गेट आ रहा है. तो मैंने क्या किया, मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ. मैंने यहाँ पे एक एंड गेट बनाया. ठीक है, इस एंड गेट को बनाने के बाद अब मैं देख सकता हूँ कि बी भी नॉट हो रहा है और सी भी नॉट हो रहा है. सही है, तो हमने क्या किया, हमने बी नॉट किया और हमने सी नॉट कर दिया. ये वाला पार्ट हो गया. अब उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद हमने इसको एंड किया ए के साथ. तो एक एंड गेट हमें और बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो बी नॉट सी नॉट को एंड करने के बाद हमने क्या किया, ए के साथ नॉट कर दिया. तो इससे क्या हुआ, हमारा ये वाला पूरा ब्रैकेट पार्ट सॉल्व हो गया. ये वाला इतने सारे ब्रैकेट नहीं लगाने हमें, बस ना ही नीचे हमने अंडरस्कोर का सिंबल बना दिया. तो ये वाला पार्ट हमारा एक ऊपर वाली पूरी इक्वेशन हमारी बन गई. अब नीचे वाली इक्वेशन बनाते हैं. ये आसान है, ए एंड बी एंड सी. तो हमें एक और एंड गेट चाहिए होगा. इसको आप किसी भी जगह बना सकते हो. हम इसको बना लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, बी और सी को दोबारा एंड कर लेते हैं. अच्छा देखो, मैं थोड़ा सा इसको रीड्रॉ कर रहा हूँ. जब आप भी लॉजिक सर्किट बनाओगे तो पेंसिल से पहले बनाइएगा, क्योंकि मेरी वाली अमेंडमेंट्स आपको करनी पड़ सकती है. तो जब ये नॉट गेट ना बहुत शुरू में बने हुए लग रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि थोड़ा यहाँ करके बना देता हूँ. एक नॉट गेट, दूसरा नॉट गेट, और ये बी और ये सी. ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब बी और सी दोबारा चाहिए तो मैंने बी यहां से ले लिया और सी मैंने यहां से ले लिया, क्योंकि ये नॉट नहीं हो रहे तो नॉट से मुझे पहले उठाने होंगे. ठीक है, ये आपके पास हो गया बी एंड सी. और उसके बाद आप एंड करोगे किसके साथ, ए के साथ. तो एक हमें और एंड गेट चाहिए होगा. जितने एंड गेट्स लिखे उतने बनाने पड़ेंगे. तो इसको यहां करोगे आप. ठीक है, एक तो आपका हो गया ये,
और एक आप ये देखो, ये एक यहाँ से ए यहाँ से आ रहा है, यहाँ से ले लो। तो ये हमारा दूसरा वाला ब्रैकेट पार्ट भी हो गया। अब लास्ट में ये सब क्या हो रहा है आपस में, और एक और गेट बनाओ, और ये वाला आउटपुट और ये वाला आउटपुट। तो ये आपका लॉजिक सर्किट बन गया ऑफ गिवन इक्वेशन। इक्वेशन आपने क्या किया, ट्रुथ टेबल से इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बना के उसका आपने सर्किट बनाया। तो बेटा जितने देखो आपके पास कितने, एक दो तीन चार एंड बने हुए आ रहे थे, एक दो तीन चार हमने एंड बना दिए। एक हमारे पास बीच में और आ रहा था, हमने एक और बना दिया। और हमारे पास दो नॉट आ रहे थे, बी और सी, वो भी हमने बना दिए। चलिए, अच्छा अगर किसी बच्चे ने, आपको ये पहले बता दूं कि अगर, क्योंकि बीच में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करने के लिए जा रहा हूँ, उसको बहुत गौर से सुनिएगा। देखो यार, इसमें ना आपके पास इस इक्वेशन के अंदर ए एंड बी नॉट एंड सी नॉट हो रहा है। अब जो ब्रॉडकास्ट रूल होता है कि तुम्हारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा होगा, तो तुम भले 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो भले 2 को 5 के साथ पहले मल्टीप्लाई करो फिर 3 के साथ कर लो, आपका आंसर चेंज नहीं होगा। समझ रहे हो ना? लेकिन अगर किसी सिचुएशन में आपके पास चीज इस तरह से लिखी हुई है, 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे? ठीक है, आप जाहिर सी बात है पहले 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे फिर +3 करोगे, ब्रॉडकास्ट रूल होता है। सही है? तो यहाँ एंड गेट को मल्टीप्लीकेशन गेट कहते हैं और को हम एडिशन गेट कहते हैं। अब इस ब्रैकेट के अंदर आपके पास दोनों एंड गेट्स हैं, तो आप भले बी नॉट को एंड सी नॉट करो, उसके रिजल्ट को ए के साथ एंड करो। और अगर किसी बच्चे ने ए को एंड किया बी नॉट के साथ और फिर उसको एंड किया सी नॉट के साथ, तो भी ठीक है, ये तरीका भी बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से नीचे जैसे मैंने क्या किया, बी और सी को एंड किया फिर उसको ए के साथ एंड किया, तो क्योंकि तीनों यहाँ पे जो आपके इनपुट्स हैं ए बी सी, तीनों एंड हो रहे हैं, दो एंड गेट्स हैं, पहले ए और बी को एंड करो, उसके रिजल्ट को सी के साथ एंड करो, तो भी करेक्ट है। और गेट अलबत्ता लास्ट में बनेगा। सही है? तो बेटा अगर किसी बच्चे ने इसको उस तरह से ड्रॉ किया तो भी बिल्कुल वैलिड है, ये वाला सर्किट भी हमारा बिल्कुल वैलिड है। वैसे क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक पेंसिल यूज कर रहा हूँ छोटी सी, आप के पास ऑप्शन होगा तो आप इसको जरा खूबसूरत करके बनाइएगा, जगह को अच्छी तरह से यूटिलाइज कीजिएगा। मेरे एंड गेट्स देखकर इतना मजा नहीं आ रहा, आपके गेट्स अच्छे होने चाहिए। इट्स ये भी सही है, मीनिंगफुल समझ में आ रहा है। कुछ बच्चों के तो एंड और में कन्वर्ट हो रहे होते हैं और एंड में, तो उस चीज का बहुत ख्याल करना है। चलो जी, इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। राइट अ लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर द गिवन ट्रुथ टेबल, डू नॉट सिंप्लीफाई द लॉजिक एक्सप्रेशन। ऑफ कोर्स हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, वो लेवल्स में करते भी नहीं है। तो हमें ये जो मैंने ऊपर इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, लॉजिक इक्वेशन, इसको आपको नीचे लिखना है। मजे की बात क्या है, देखो मेरा बच्चा, कि ट्रुथ टेबल को देखकर लॉजिक सर्किट, ये नीचे सर्किट बनाना, ये ऐसा इतना आसान नहीं है। तो कॉमन प्रैक्टिस क्या है कि ट्रुथ टेबल से पहले इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन से सर्किट बनाओ। तो लकीली हमने इक्वेशन पहले ही बना ली, उस इक्वेशन को नीचे लिख दो, उसके भी 3 नंबर है। तो ये जो ऊपर इक्वेशन हमने राइट की हुई है इसको नीचे लिख दीजिएगा, इसके आपको 3 नंबर मिलेंगे। ऑलराइट, आगे चलते हैं। थैंक यू सर। चले जी, ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल को हमें सिंप्लीफाई करना है, ट्रेस करना है, सिंप्लीफाई नहीं करना। तो पहले अपने सामने इस ट्रुथ टेबल को रख लेते हैं। वैसे पेपर के अंदर तो आपको डेफिनेटली ऐसे ही दिया जाएगा कि इधर आपके पास फ्लो चार्ट होगा और इधर आपके पास ट्रुथ टेबल होगा, तो आप देख देख के सॉल्व करोगे। सीआई को वैसे ऐसे ही करना चाहिए, मुझे ऐसे करते हैं। ऐसा बहुत ही कम होता है कि ट्रुथ टेबल इस पेज पे है, दूसरे पेज के ऊपर आपके पास जो है वो फ्लो चार्ट है, विच इज नॉट गुड। मैं यही वाला सिनेरियो क्रिएट करूंगा। ऑलराइट, बहुत आसान है, शुरू करना है। हमेशा जिंदगी में कुछ चीजें शुरू करना मुश्किल होता है। हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, स्टार्ट किया, स्टार्ट करते हैं, हमें जिंदगी जहां लेकर जा रही है वहां जा रहा है, लेकिन कुछ फैसले जिंदगी अपने खुद भी करने होता है। स्टार्ट से बेटा ये मैं फ्लो लाइंस नीचे यहाँ लेकर आ रही हैं, यहाँ आ जाएंगे। हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स को हम प्रोसेस बॉक्स कहते हैं। इसके अंदर हमें 2 वेरिएबल्स इनिशियलाइज होते हुए नजर आ रहे हैं, टोटल वेट और रिजेक्ट। ओके, तो टोटल वेट के अंदर हमने 0 डाल दिया, रिजेक्ट के अंदर भी 0 हमने, ठीक है, असाइन कर दिया। जिस तरह से उसने, मैं यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। अब फ्लो लाइंस हमें नीचे लेकर आ रही है, नीचे आएंगे, यहाँ पे इनपुट वेट करेंगे। अब इनपुट हमें वेट करना है, तो वेट हमें क्या इनपुट करना है, कैसे पता चलेगा, क्या वैल्यू इनपुट करेंगे वेट? हम इनपुट करेंगे 30, वेरी गुड, क्योंकि हमें यहाँ पे इस जगह पे उसने टेस्ट डेटा दिया हुआ है। इनपुट करोगे तो हम इनपुट वेट कर देंगे यहाँ पे 30। अब तुम लोग कह रहे हो कि यार सर ने, सर बंदेशा ने इसको अगली लाइन में क्यों किया है मेरे भाई?
जब भी कभी हम डिक्लेरेशन और इनिशियलाइज करते हैं तो एक लाइन में करते हैं, इनपुट हम अगली लाइन में कर रहे होते हैं। सही है, एक कॉमन एक गुड प्रैक्टिस ऊपर कर लोगे तो भी ठीक है, लेकिन ये ज्यादा बेहतर है। क्यों बेहतर है, हम जब ट्रेस टेबल को थोड़ा करेंगे आपको पता चल जाएगा। इनपुट वेट किया, इनपुट वेट करने के बाद फ्लो लाइन हमें यहाँ नीचे इस तरफ लेकर आ गई, हमने चेक किया कि क्या इज वेट ग्रेटर देन 25 है, तो वेट के अंदर राइट नाउ क्या है 13, 13 ग्रेटर देन 25 है, नहीं है ना, 13 तो 25 से नीचे है, तो हम ये नो वाले साइड पे चले जाएंगे, इसको हम ठीक है कंडीशन बॉक्स कहते हैं, डिसीजन बॉक्स कहते हैं, इसमें यस नो दो रास्ते होते हैं, हम नो की तरफ आ गए। नो में आए तो टोटल वेट इज इक्वल टू टोटल वेट प्लस वेट लिखा हुआ है, टोटल वेट में अभी राइट नाउ 0 है, हम देख सकते हैं, और राइट नाउ वेट के अंदर आपके पास 13 है, तो 0 प्लस 13 आपके पास अपडेट टोटल वेट ही हो जाएगा, तो टोटल वेट आपका अपडेट होकर हो जाएगा 13। जब हमने 13 इनपुट किया तो टोटल वेट 13 हो गया, इस वजह से मैंने पहला इनपुट इनिशियलाइज के बाद अगली लाइन में सारी चीज उसके सामने सामने चलेंगे। ठीक है, टोटल करने के बाद क्या टोटल वेट टोटल वेट ग्रेटर देन 100 है, टोटल वेट अभी 13 है, नहीं है, सही है, तो बेटा हम नो में जाएंगे, नो हमें यहाँ लेकर जा रहा है, ये देखो नो, तो हम नो में यहाँ जाके दोबारा इनपुट करेंगे, तो यहाँ पे ये लूप लगा हुआ है, यहाँ आएंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे, दोबारा इनपुट करेंगे, जब नेक्स्ट टाइम इनपुट करेंगे तो यहाँ पे अगला डेटा उठाएंगे, अगला डेटा हमारे पास 17 है, 17 को भी हम चेक करेंगे क्या 17 25 से ज्यादा है, नहीं, नीचे जाके हम टोटल वेट के अंदर जाके वेट के अंदर अब हम 17 को ऐड करेंगे प्रीवियस वैल्यू के साथ टोटल वेट के, तो 13 और 17 कितना हो जाएगा, मुझे जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ चलिएगा, मुझे बताते चले जाइएगा, 13 और 17 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना, अगर मैं कहीं गलती करूं तो मुझे बताइएगा, ठीक है, 30, 30 होने के बाद नीचे 30 ग्रेटर देन 100 है, नो, दोबारा ऊपर जाएंगे, एक बार फिर वेट ऊपर करेंगे, दैट इज 26 इनपुट किया, इनपुट करने के बाद नीचे आए, क्या 26 ग्रेटर देन 25 है, यस है, तो हम यस में चले जाएंगे, रिजेक्ट की अभी तक की वैल्यू 0 है, 0 प्लस 1, रिजेक्ट अपडेट हो जाएगा, और अपडेट होकर यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है, अगली लाइन में इनपुट करने का फायदा, इनपुट 26 इनपुट किया तो रिजेक्ट 1 हो गया, समझ में भी आ रहा है, रिजेक्ट करने के बाद दोबारा ऊपर गए, टोटल टोटल नहीं किया, एक बार फिर इनपुट किया तो 25 इनपुट किया, नीचे आए, क्या 25 ग्रेटर देन 25 है, ठीक है, 25 ग्रेटर देन 25 नहीं है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इस वजह से हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे नीचे आके 25 को 30 के साथ जब टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 55, भाई टोटलिंग सही कर रहा हूँ ना मैं, 55 बिल्कुल सही हो रही है। अच्छा, उसके बाद अभी भी 100 नहीं हुआ, दोबारा ऊपर गए, 5 इनपुट किया, 5 इनपुट करने के बाद नीचे यहाँ पे टोटल करेंगे, रिजेक्ट नहीं होगा, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ लेकिन बेटा आपने इसको समझ के करना है, आराम से करना है, 60 हो गया, 60 होने के बाद 100 नहीं हुआ, दोबारा ऊपर गए, 10 इनपुट किया, 10 भी रिजेक्ट नहीं होगा, सीधा नीचे आएंगे, और ये हो जाएगा 70, 70 भी 100 से बड़ा नहीं है, एक बार फिर ऊपर जाएंगे, एक बार फिर जाके इनपुट लेंगे, 15 इनपुट करेंगे, 15 को भी लेकर नीचे आएंगे, ग्रेटर देन 25 नहीं है, नीचे आके टोटल में ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 85, 85 अभी भी 100 से बड़ा नहीं हुआ, तो फिर दोबारा एक बार फिर मजबूरन ऊपर जाना पड़ेगा, और ऊपर जाने के बाद अगली वैल्यू 35, अब तो सबको पता चल गया होगा 35 रिजेक्ट होने वाली है, 35 को हमने इनपुट किया, 35 को यहाँ पे वो 25 से बड़ी है, रिजेक्ट में हो जाएगा 2, क्योंकि बेटा रिजेक्ट में पहली वैल्यू 1 थी, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, रिजेक्ट करके सीधा इनपुट लेंगे, अगली वैल्यू 20 इनपुट करेंगे, 20 सीधा नीचे आएगा, रिजेक्ट नहीं होगा, 20 हो जाएगा, 85 प्लस 20 कितना होता है, कितना होता है भाई, कौन बताएगा, 105, थैंक यू, 105 हो गया, 105 होने के बाद जब हम टोटल करने के बाद इधर आए तो क्या 105 ग्रेटर देन 100 है, बेटा बिल्कुल ग्रेटर देन 100 है, 100 होने की वजह से ये आएगा नीचे, नीचे आने के बाद भी कहानी खत्म नहीं होगी, टोटल वेट माइनस वेट किया जाएगा पहले, टोटल वेट में 105 है, उसमें से हमने माइनस वेट किया लास्ट वाला जो वेट था 20, तो टोटल वेट को दोबारा अपडेट किया, ये हो जाएगा दोबारा एक बार फिर 85, एक बार फिर 85 हो गया, और नीचे आने के बाद हमने आउटपुट किया वेट ऑफ आइटम, ये बड़ा मजे का मैसेज है, बड़ा लंबा सा मैसेज, इसको एज इट इज लिखते हैं, वेट ऑफ आइटम्स, यहाँ पे लिखेंगे वेट ऑफ आइटम्स
डबल कोट के बाद कॉमा लगा के लिखा हुआ है टोटल वेट, तो टोटल वेट आ गया हमारे पास वेट ऑफ आइटम्स 85, ठीक है। उसके बाद फिर कॉमा लगा के डबल कोट्स में लिखा हुआ है नंबर ऑफ आइटम्स रिजेक्टेड, जगह कम है तो हम नीचे अगली लाइन में लिखेंगे नंबर ऑफ आइटम्स रिजेक्टेड, और कॉमा लगा हुआ है रिजेक्ट वेरिएबल लिखा हुआ है, तो रिजेक्ट वेरिएबल की लास्ट वैल्यू क्या है 2। बेटा ये आउटपुट करना डबल कोट्स के साथ कॉमा के बाद वेरिएबल के साथ ये भी करना आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2। टोटल वेट 85 हो गया, 2 आइटम्स आपके रिजेक्ट हो गए। ये चीज आपको इस तरह से आउटपुट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वेरिफिकेशन चेक कैन बी मेड ऑन इनपुट डेटा, ठीक है। वेरिफिकेशन वैलिडेशन दो तरह की चीजें होती हैं, वेरिफिकेशन में डबल डेटा एंट्री वगैरह होती है ना, खैर मैंने बता दिया पहले। चेक वन बॉक्स टू शो विच चेक इज अ वेरिफिकेशन चेक फॉर इनपुट डेटा। चेकसम जो है एको चेक, पैरिटी चेक, ये तो सारे एरर डिटेक्शन मेथड्स है। इसमें जो डबल एंट्री चेक है वो आपका कहलाएगा वेरिफिकेशन के लिए। वेरी गुड जान, गुड। ऑलराइट, तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। कितना छोटा सा है क्या, बहुत छोटा क्वेश्चन है क्या? सबको आवाज मेरी बिल्कुल सही आ रही है? पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ 9 और 1 नंबर है। चलो जी खैर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता। अगला क्वेश्चन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्वेश्चन, क्योंकि हमने स्ट्रिंग मैनिपुलेशन को बड़ा अच्छी तरह से समझा था जब हम पास पेपर सॉल्व कर रहे थे, स्पेसिमेन पेपर 2 का ए, हम बी सॉल्व कर रहे हैं। हमारी सॉल्विंग पास पेपर सीरीज की तीसरी क्लास है, लेकिन देखा जाए तो दूसरी क्लास है, क्योंकि दूसरी क्लास को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। The function length finds the length of a string x and a function substring x y z, previous class में भी किया था, previous finds the substring of x, starting position is y and z वगैरह वगैरह। तो भाई अगर किसी बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो हमारी स्पेसिमेन पेपर ए वाली क्लास के इस क्वेश्चन को देख लें। अभी हम थोड़ा सा इसको ब्रश करेंगे क्योंकि मेरे बाकी बच्चे बोर हो जाएंगे। तो बेटा लेंथ एक्स हमें ऑलरेडी पता है, वो हमें एक्स जो भी स्ट्रिंग हो उसकी लेंथ कैलकुलेट करके देता है। मैं यहाँ पे इसकी मिसाल दे देता हूँ। सेकंड पार्ट, लेंथ पी, पी के अंदर क्या स्टोर है, पी के अंदर ये पूरी स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर है, ठीक है। इसको थोड़ा जूम करते हैं, बड़ा करते हैं ताकि आपके बिल्कुल आंखों के सामने सॉल्व हो जाए, आपको पता चल जाए पी के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। लेंथ का काम किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू के कैरेक्टर्स को काउंट करके एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करना। तो काउंट करना शुरू करते हैं पी के अंदर स्टोर स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इंक्लूडिंग द स्पेस। तो लेंथ पी क्या करेगा, 16 को रिटर्न कर देगा यहां पर, सही है। तो क्यू के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 16। तो क्वेश्चन नंबर 1 में से क्या पूछा, शो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स आफ्टर ईच सुटेबल स्टेटमेंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड। तो पी के अंदर तो ये स्टोर हो जाएगा ना, कंप्यूटर साइंस। क्या क्वेश्चन किया है सर, लिख देते कंप्यूटर साइंस। तो बेटा क्यू के अंदर हमारे पास 16 स्टोर हो गया क्योंकि कंप्यूटर साइंस के अंदर 16 कैरेक्टर्स है। मुझे भी नहीं पता था, कंप्यूटर साइंस कब से पढ़ा रहा हूँ, कंप्यूटर स्पेस साइंस के अंदर 16 कैरेक्टर्स है। खैर रिजल्ट, इसको सॉल्व करते हैं। सब स्ट्रिंग पी, पी के अंदर कंप्यूटर साइंस स्टोर है, ये बताता है कि स्टार्टिंग पोजीशन और उस स्टार्टिंग पोजीशन से कितने वर्ड्स को सेपरेट करना। पहले जी इसको सॉल्व करते हैं। बेटा दोबारा सब स्ट्रिंग, इस जो भी स्ट्रिंग होगी पी या जो भी वेरिएबल होगा उसमें से ये बताता है स्टार्टिंग पोजीशन, किस जगह से उस स्ट्रिंग में से किस जगह से कितने कैरेक्टर सेपरेट करना। तो इसको देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंक्लूडिंग द स्पेस, 10 11 12 13 14 15 और 16। और 10th पोजीशन से हमें 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर सेपरेट करने हैं। तो मुझे समझ में आ गया वो क्या सेपरेट करना चाह रहा है। तो सब स्ट्रिंग 10th पोजीशन से 7 कैरेक्टर जब हम सेपरेट करेंगे तो ये 7 कैरेक्टर ये बनते हैं। तो यहाँ पे आर के अंदर स्टोर हो जाएगा SCIENCE, साइंस। तो हमने कंप्यूटर साइंस में से साइंस निकाल ली, बाकी बच गए गेम्स, वीडियो गेम्स और मूवीज। चलिए अगला दोबारा लिखा हुआ है लेंथ ऑफ आर। वेरी ऑब्वियस, जब हम आर के अंदर स्टोर इसकी लेंथ फाइंड करेंगे 7 कैरेक्टर्स, तो एस के अंदर 7 स्टोर हो जाएगा, सही है, आसान। और सब स्ट्रिंग दोबारा एक बार फिर ऐसे ही, बस ये तो माशाल्लाह नंबर बांट रहा है, ठीक है। तो दोबारा वो क्या करेंगे, सब स्ट्रिंग आर
आर के अंदर हमें पता है कि साइंस स्टोर है, ठीक है। तो साइंस के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर स्टोर है। उसकी पहली पोजीशन से 3 कैरेक्टर सेपरेट कर लें। एस सी आई सेपरेट हो जाएगा। स्काई फाई साइंस फिक्शन होगा ना, स्काई फाई, उससे एस सी आई को सेपरेट करते हैं। तो टी के अंदर स्टोर होगा एस सी आई विद डबल कोट्स क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू है। Write a pseudocode statement to extract the word computer from P and store it in a variable F. सब कुछ ऊपर दिया हुआ है। वो कह रहा है कि कंप्यूटर को एक्सट्रैक्ट करें, जैसे हमने साइंस को एक्सट्रैक्ट किया, आप कंप्यूटर को एक्सट्रैक्ट करें। कंप्यूटर फर्स्ट पोजीशन से 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर्स है। तो वेरिएबल एफ लिखते हैं यहाँ पे, सब स्ट्रिंग को यूज करते हैं, सब STRING। हमें कंप्यूटर एक्सट्रैक्ट करना है पी से, तो पी लिखते हैं। फर्स्ट पोजीशन से 8 कैरेक्टर्स को सेपरेट करेंगे तो एफ के अंदर आगे हो जाएगा कंप्यूटर। बिल्ट इन फंक्शंस के अंदर याद रखिएगा हमारे पास रैंडम भी है, हमारे पास डिफ भी है, मॉड भी है। और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के अंदर हमारे पास लेंथ है, सब स्ट्रिंग है, यू केस है, एल केस है, ठीक है। हमारे पास 5 सब स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शंस भी हैं, हमने भी 2 यूज किए। 11th question, database again, everybody's favorite because it's easy to score. सूडो कोड से बच्चे भाग रहे होते हैं, लेकिन डेटाबेस वाले क्वेश्चंस और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन वाले क्वेश्चंस और ट्रेसेबल वाले क्वेश्चंस वो खुशी से सॉल्व कर रहे होते हैं। तो इसको भी हम खुशी खुशी से सॉल्व करते हैं। वी हैव डेटाबेस। डेटाबेस का नाम क्या है? हमने लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीन पर, परफॉर्मेंस, ठीक है। तो डेटा बेस का नाम है परफॉर्मेंस। हमारे पास डेटाबेस के अंदर एक ही टेबल है, उसके अंदर टोटल फील्ड्स कितनी है? फील्ड्स स्पेसिफाई होती है 1 2 3 4 5। वी हैव 5 फील्ड्स। याद रखिएगा फील्ड्स ऑफ एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, ठीक है। 5 फील्ड्स 5 एट्रीब्यूट्स, और ये वाली चीज कहलाती है एट्रीब्यूट के नेम्स, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद हाउ मेनी records that we have 1 2 3 4 5 6 7 8 R for row, R for records, so we have 8 records, 8 रिकॉर्ड है हमारे पास। Give 2 validation checks that could be performed on the show number. Show number के अंदर हम कौन कौन से validation checks अप्लाई कर सकते हैं? Validation presence check, range check, limit check, format check, इस तरह के चेक से सारे validation check होते हैं। तो कौन से वाले लगाओगे? Which one? क्या बोल रही? बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया क्या मैंने? देखो भाई, हम यहाँ पे क्या क्या लगा सकते हैं? बहुत सारे हम चेक लगा सकते हैं वैलिडेशन के। एक सबसे कॉमन हम चेक ये लगा सकते हैं शो नंबर, जो कि हमें नजर आ रहा है कि हमारी प्राइमरी की भी हो सकती है। तो मुझे कुछ फाइनली मैसेजेस आ गए। लेंथ एंड फॉर्मेट चेक शायद गुड। जैद ने फॉर्मेट चेक का बोला, बिल्कुल ठीक है। हम एक मेंशन कर देते हैं फॉर्मेट चेक। फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट हमारे पास ये है कि हमेशा स्टार्टिंग में 2 अल्फाबेट्स और बाद में 3 नंबर्स होने चाहिए, तो फॉर्मेट चेक उसके ऊपर अप्लाई होता है। और उसके अलावा मुझे और भी माशाल्लाह मैसेजेस आ रहे हैं। या ज्यादा गैरेट लेंथ चेक भी हो सकता है कि लेंथ कितनी है। लेंथ जैसे हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि हमेशा शो नंबर की लेंथ हमें एग्जैक्ट 5 डिजिट की नजर आ रही है। तो यहाँ पे ये 2 वैलिडेशन चेक लगाया जा सकता है कि 5 डिजिट का होना चाहिए शो नंबर, और स्टार्टिंग में 2 जो है वो होने चाहिए अल्फाबेट्स, 3 नंबर्स होने चाहिए। इसका मतलब ये आपके पास आपका हो गया फॉर्मेट वाला वैलिडेशन चेक, ठीक है। तो बेटा ये चीज हो गई। लेट्स गो फॉरवर्ड। सी के अंदर उसने सिलेक्ट फ्रॉम वेयर वाली क्यूरी लगाई हुई है, क्योंकि सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ऑर्डर बाय वाली क्यूरी हमारे सिलेबस के अंदर नई ऐड होने वाली चीज है। ओके, तो show the output that would be given by the structured query language। इससे क्या आउटपुट आएगा? सिलेक्ट हमने 2 एट्रीब्यूट्स को, 2 फील्ड्स को किया, डेट और टाइटल को, फ्रॉम टेबल का नाम परफॉर्मेंस, वेयर नॉट सोल्ड आउट एंड टाइप इज इक्वल टू जैज। जहां पे जो सोल्ड आउट है, नॉट, देखो वेयर नॉट सोल्ड आउट का मतलब कि जहां पे सोल्ड आउट नहीं हुआ, एंड टाइप जैज है, दोनों कंडीशंस अप्लाई होंगी कि जैज होना चाहिए। जैज हमारे पास 1 और 2 है, ठीक है। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी कि जहां पे जो सोल्ड आउट है वो नॉट हो। नॉट का मतलब होता है नो, यहां पर। तो भाई हम जो है वो रिटर्न किस किस को करेंगे? बेटा रिटर्न किसको करेंगे हम?
हमें डेट और टाइटल करना था। तो जैज और जैज, और जहां पे सोल्ड आउट नॉट हो, सोल्ड आउट नॉट मतलब नो, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम रिटर्न करेंगे, हमें डेट रिटर्न करनी थी, हमारे पास डेट आ जाएगी 3 नवंबर, और हमें क्या रिटर्न करना था, टाइटल। और 3 नवंबर के बाद टाइटल आ जाएगा हमारे पास एक्यूस्टिक इवनिंग, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डेट 03 नवंबर जैसे लिखा हुआ है, और एक्यूस्टिक, एंड एक्यूस्टिक के डेफिनेटली स्पेलिंग गलत लिखे हुआ है, एक्यूस्टिक ACOU, ओ लगाना भूल गया, एक्यूस्टिक इवनिंग। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ दिस select from it। जो सिर्फ ट्रिकी पार्ट था पता है क्या था, बाकी सब कुछ बहुत आसान था। जो यहाँ पे नॉट सोल्ड आउट लिखा, नॉट सोल्ड आउट का मतलब ये कि आपने नो वाला पिक करना है, ठीक है। अगर खाली लिखा होता वेयर सोल्ड आउट एंड टाइप इज इक्वल टू, तो सोल्ड आउट आप यस वाले को पिक करते हैं, ठीक है। ये भी हो सकता था, अगर वो बहुत अच्छा होता तो ये भी लिख सकता था वेयर सोल्ड आउट इज इक्वल टू नो एंड टाइप इज इक्वल टू जैस, तो यहाँ पे थोड़ी सी ये चीज, थोड़ा सा ये ट्विस्ट ऐड किया, ठीक है। तो नॉट का मतलब हम नो वाले को पिक करेंगे, ठीक है, लाउड एंड क्लियर। चलिए जी, आज का हमारा आखिरी सवाल, रीराइट दिस सुडोकोड एल्गोरिथम यूजिंग व्हाइल डू एंड व्हाइल। ये बहुत मशहूर है, आपको फॉर नेक्स्ट के साथ एक प्रोग्राम दिया गया, आपको व्हाइल एंड व्हाइल के साथ करना है, उसको रिपीट अंटिल के साथ करना है, तो ये तीनों तरह के लूप्स को एक्सचेंज करना आना चाहिए। तो मतलब ये है कि आपको बाकी सब कुछ एज इट इज लिखना है, खाली इस फॉर नेक्स्ट की जगह पे आपको व्हाइल एंड व्हाइल लेकर आना। लिखना शुरू करते हैं, बी को फॉल्स, तो एज इट इज ऐसे ही आएगा, हमें खाली फॉर और नेक्स्ट को चेंज करना है ना। इनपुट नाम किया, फॉर काउंटर इक्वल टू 1 to 12 लगाना, वाइल एंड वाइल रिपीटेबल के अंदर काउंटर हमें लिखना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा, काउंटर को इनिशियलाइज कर देते हैं, वाइल के लूप में 1 से कर देते हैं, ठीक है, 1 हो गया। फॉर की जगह आ गया वाइल काउंटर लेस देन इज इक्वल टू 12, जब तक, तो भाई इस तरह से कन्वर्ट करते हैं, काउंटर इज इक्वल टू 1 मैंने यहाँ लिख दिया, लेस देन इज इक्वल टू 12 इस तरह से, तो फॉर नेक्स्ट, फॉर जब पूरे इस फॉर को हटाओगे इसकी जगह 2 लाइन आ जाएंगे तुम्हारे पास, ये वाली। बाकी देखो लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 तो मैंने एज इट इज लिखी हुई है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, पेपर में नहीं लिखना है। उसके बाद इफ वाली कंडीशन एज इट इज आ जाएगी, इफ ए काउंटर, तो कॉपी पेस्ट मार रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू नाउ, देन बी इज इक्वल टू ट्रू, उसके बाद एंड इफ, उसके बाद काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, काउंटर असाइन टू काउंटर प्लस 1, और फिर उसके बाद एंड वाइल, ठीक है। तो भाई इसी तरह से जैसे नेक्स्ट को हटाओगे तो नेक्स्ट की जगह भी आपके पास 2 लाइंस आएंगी इस तरह से, आपने फॉर नेक्स्ट को कन्वर्ट कर दिया यूजिंग वाइल एंड वाइल, हाउ सिंपल वाज दैट। तो सबको समझ में आ गया, ये वाला पार्ट भी आसान था ना बेटा। फॉर नेक्स्ट की जगह रिपीटेबल भी करना आना चाहिए, काउंटर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, रिपीट होगा, नीचे होगा काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1, और एंड वाइल की जगह पे लिखोगे अंटिल काउंटर इज इक्वल टू 12, तो वो वाली चीज भी करनी आनी चाहिए। मैं जल्दी से करके दिखा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है पेपर में आपको वो वाला सीन दे दिया जाए। तो बेटा काउंटर इज इक्वल टू 0, रिपीट, यहाँ पे काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1 ऐसे ही लिखोगे, अंटिल काउंटर इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, यह होगा यूजिंग रिपीट अंटिल, और यहाँ पे क्या यूजिंग वाइल एंड वाइल। तो हमने लगे हाथ में दोनों की प्रैक्टिस कर ली, सही हो गया ना। चलो जी, लास्टली आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ द एल्गोरिथम, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, डिफरेंस चाहिए नीचे से, वाइल एंड वाइल रिपीटेडली का डिफरेंस भी कुछ देखा। For b is equal to false, input num for counter 1 to 12. If a counter is equal to num 1 से लेके 12 तक जो इनपुट नंबर है उसको चेक कर रहा है, then b is equal to true। तो भाई क्या मतलब इसका, वो यहाँ पे क्या करना चाह रहा है, एक नंबर इनपुट ले रहा है, और आपकी जो a एरे है,
ठीक है, ए एरे, जहां जहां पे आपकी ए एरे का कोई इंडेक्स जो है वो उस नंबर के बराबर है तो वो उसको बी को ट्रू करता है। तो इसका पर्पस किस तरह से क्या लिखोगे भाई? ठीक है, आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ द एल्गोरिथम। बेटा क्या लिखोगे? कौन बच्चा बताएगा? आपके सिलेबस में ना नए वाले सिलेबस के अंदर दो चीजें ऐड की गई हैं। वो ऐड की गई है जनाब, एक तो है बबल सॉर्ट और एक है लीनियर सर्च। सही है, तो देखो बेटा यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर ना ये जो छोटा सा आपका प्रोग्राम बना हुआ है, छोटा सा चुना सा प्रोग्राम बना हुआ है, इसमें ये वैल्यू लूप से पहले इनपुट ले रहा है, इनपुट लेने के बाद वो उस एरे के अंदर कंपेयर कर रहा है, जिस नंबर को उसने इनपुट लिया उसको एरे के साथ कंपेयर कर रहा है। अगर वो कंपेयर हो जाएगी, मिल जाएगी, तो वो उसको ट्रू कर रहा है, अपने वेरिएबल को फाउंड को ट्रू कर रहा है। तो बेटा इनपुट लेना, एरे के साथ कंपेयर करना, कंपेयर करने के बाद ट्रू कर देना, ये वाली चीज कहलाती है आपकी लीनियर सर्च। क्या कहलाती है? लीनियर सर्च। ठीक है, पर्पस ऑफ द प्रोग्राम इज लीनियर सर्च। लूप से पहले इनपुट लेना, लूप चला के एरे के साथ कंपेयर करना, याद रख लो ये तुम्हारा लीनियर सर्च है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन while, do and while and repeat until loop। while and while बहुत आसान है। while कौन सा है? प्री कंडीशन है। चेक कंडीशन एट स्टार्ट ऑफ लूप। while को बेटा रिपीट until को क्या कहते हैं? पोस्ट कंडीशन। ठीक है, checks condition at the end or runs at least once even if the condition is not true, even if the condition is not correct। रिपीटेड जो कम से कम एक दफा जरूर चलता है क्योंकि उसकी कंडीशन लास्ट में चेक होती है। तो ये चीजें आपको while and while रिपीटेड की बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। while and while प्री कंडीशन, रिपीटेड पोस्ट कंडीशन, while की कंडीशन पहले चेक होती है, रिपीटेड की बाद में चेक होती है, और रिपीटेड एटलीस्ट एक दफा जरूर चलता है इवन अगर कंडीशन करेक्ट ना भी हो तो। चलें जी, ओके, आई एम रैपिंग अप and see you guys very soon इंशाल्लाह। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज everybody।